खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले अल्फाज कभी वापस नहीं आते। और बात अगर राजनीति की हो तो बयान हमेशा सोच समझ कर ही देने चाहिए, क्योंकि उल्टे सीधे बयानों का खामियाजा अक्सर पार्टियों को चुनाव के वक्त भुगतना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों राजस्थान में। चुनाव आने में कुछ महीने का ही वक्त बचा है और ऐसे में अब उल्टे सीधे बयानों का आना भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया, उस पर प्रदेश में घमासान मच गया है। विधानसभा में रंधावा के बयान पर बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि विवादित बयानों की बयार यहां भी नहीं थमी है। सदन में बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने भी रंधावा को निशाना साधा और जिसके बाद सदन में हंगामे के हालात बन गए। बहरहाल अब चुनावी मौसम है, सत्ता को पाने की हसरत है, तो बयानों का आना भी लाजमी है। लेकिन राजनेताओं को ये बात समझना जरूरी है कि इस तरह के विवादित बयान राजनीतिक दलों के लिए कभी सही साबित नहीं हुए हैं, जो उनको सत्ता से दूर भी कर देते हैं। और इसीलिए आज सवाल यही है, क्या इस तरह के बयान चुनावी साल में जरूरी हैं? अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। इस राजस्थान में आतंकवादी घुस गए हैं। उस आतंकवादी ने सरेआम कहा है मोदी को खत्म कर दो। मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है, शहादत कभी सियासत नहीं होती है। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। जो आपका बयान है देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, शहादत के खिलाफ, मोदी जी की हत्या करने का षड्यंत्र हो रहा है माननीय सभापति महोदय। तो चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही ये जरूरी होता है कि तोल मोल के बोला जाए, लेकिन ये शुरुआत देखिए। और राजस्थान में कुछ दिनों से स्थिति ये बनी हुई है कि कभी बीजेपी पर कांग्रेस भारी होती है तो कांग्रेस पर बीजेपी भारी होती है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ बयान ऐसे भी हैं जो आज के दिनों में, आज के समय में लगातार विपक्ष को बोलने का मौका देते हैं, चाहे वो आप संसद में देख लें और चाहे वो विधानसभा में राजस्थान में देख लें। आज चर्चा इसी पर है कि क्यों इस तरह के बयान सामने आते हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गजेंद्र सांखला कांग्रेस नेता और AK सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। सबसे पहले गजेंद्र जी, आपका ही रुख करते हैं कि जो बयान रंधावा जी का सामने आया उसमें उन्होंने मोदी को मारने की बात कही। क्या ये बयान था, क्यों ये बयान था सर? ऐसी बात नहीं है। आपने बयान का एक पक्ष सुना है। मैं खुद उस मीटिंग के अंदर मौजूद था जी। कल सुबह की बात है, जब राज्यपाल के निवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग का आयोजन रखा। उस मीटिंग के अंदर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो बयान दिया, वो बयान ये था कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराओ, अगर उनको आप हराओगे तो उनके द्वारा पनपाए जाने वाले अडानी और अंबानी का अपने आप सफाया होगा। उनका उद्देश्य मोदी और भाजपा को हराने का उद्देश्य था। उनके बयान का जो शाब्दिक अर्थ था वो यही था कि भाजपा को हराया जाए। ये अर्थ तो आप बता रहे हैं, अर्थ हो सकता है जो आप कह रहे हैं वही होगा, लेकिन जो शब्द थे उन्हीं शब्दों को विपक्ष ने पकड़ लिया है और विपक्ष अब इस पर हंगामा कर रहा है। देखिए, विपक्ष की बात तो आप करेंगे तो विपक्ष ने तो जिस तरह से एक जिम्मेदार विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान के अंदर वो विधायक है, राजस्थान के प्रभारी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के CWC के मेंबर हैं, उनको आतंकवादी की संज्ञा दी गई। आप देखिए, एक चुनी हुई चुनावा विधायक अगर विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता के प्रति इस प्रकार के बयान देता है तो उनकी तो बयानों की बात ही न की जाए तो उचित होगा, क्योंकि उनको बोलते हुए इस बात का एहसास ही नहीं होता। उनके बयानों को तो उनसे पूछ लेंगे आपसे गजेंद्र जी, इसलिए सवाल था। और मैं एक लाइन वाला बता देती हूँ आपको बयान, हालांकि बहुत कुछ बातचीत उन्होंने की थी। उन्होंने ये कहा कि मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। कैसे खत्म करना चाह रहे हैं कांग्रेस, कैसे खत्म करेगी मोदी को?
सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का जो बयान था, सभी कांग्रेस के साथियों को एड्रेस कर रहे थे पब्लिकली मीटिंग में, मंच पर उन्होंने कहा है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराएंगे तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो पनपाने वाले लोग अडानी और अंबानी जो देश की महत्वपूर्ण मोमेंट्स को आज खरीद रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, बेचे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन पर स्वतः ही अंकुश लगेगा। इसलिए हमें हर हाल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को हरा करके और परास्त करना है। ये उनके बयान का उद्देश्य था, ये उनका बयान का कहने का मतलब था। इसको उठाती नहीं, मुद्दा क्यों बना रही है बीजेपी फिर इसको? बीजेपी को तो कुछ न कुछ शगुफा चाहिए जिससे कि वो सदन का वॉकआउट कर सके या इस तरह के बयान दे करके और जनता से आज वो वाहवाही लूटने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन उनका ये बयान सार्वजनिक बयान है और सार्वजनिक बयान को सभी चैनलों ने भी चलाया है। उनका जो उद्देश्य था वो भारतीय जनता पार्टी को हराना था। दूसरी बात यह है, सदन के अंदर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब ने हवाला दिया कि राजस्थान विधानसभा संचालन समिति के नियम 269 के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अखबारों के बयान के आधार पर विधानसभा में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा सकती। इसका सरेआम खुल्लम खुल्ला उल्लंघन मदन दिलावर साहब ने किया और मदन दिलावर जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के लिए जिन हल्के शब्दों का उपयोग किया उनके लिए निश्चित रूप से ठीक है सर, इसमें तो बीजेपी हो सकते हैं, लेकिन जवाब कांग्रेस उस बात को कंडेम करती है। ठीक है सर, बीजेपी प्रवक्ता इस पर जवाब दे देंगे, उनसे भी जवाब लेंगे। मनीष पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, मदन दिलावर ने कहा राजस्थान में आतंकवादी घुस गए हैं, आतंकवादी के घुसने से जनता आतंकित है। कौन ये आतंकवादी है? देखा, मैं अभी कहूं कि जो बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की चल रही है, राहुल गांधी जी भारत को ये बता रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में है। वो खुद चुनकर आए हैं सांसद, तो हर बार चुनकर आ रहे हैं और हर बार खतरा बता रहे हैं। जो वहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर मुश्किल हो गई है, संवैधानिक संस्थाएं सब गिरवी पड़ गई है, तो ये भी गलत बात है। वो इलेक्शन सर मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में आतंकवादी घुस गए हैं, कौन आतंकवादी बता रहे थे मदन दिलावर जी? किसे आतंकवादी बताया उन्होंने? ये तो वही बता सकते हैं एक्चुअली, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ जो 3 दिन सर वो विधानसभा में कह रहे हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, कौन बताएगा सर? जी, मैं निवेदन आपको करूँ, ये वो किस संदर्भ में उन्होंने कहा है ये वही बता सकते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि जो बयानबाजी यहाँ पे चल रही है उसमें मुख्यमंत्री जी ने शहीद की विधवाओं का अपमान कर दिया है, शहीदों का अपमान सर, आप किया है। कमाल की बात कर रहे हैं। विधानसभा में मदन दिलावर ये कहते हैं कि आतंकवादी घुस गए, आतंकवादी के घुसने से जनता आतंकित है, और वो आतंकवादी ये कह रहा है कि मोदी खत्म करो। विधानसभा में ये बात होती है, उसके बाद हंगामा होता है। आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं उन्होंने किसे कहा है। कोई भी आदमी नहीं, मैं आपको कहूँ रंधावा जी का जो बयान है उसको लेकर मदन दिलावर जी ने अगर कहा है तो ये उचित लगता है कि खुद कह रहे हैं कि पहले मोदी को मारो। अब आप समझिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होगा जो देश के प्रधानमंत्री सर तो ये मान रहे हैं कि रंधावा जी को लेकर उन्होंने ये बात कही है? इसी संदर्भ में उन्होंने कहा होगा, और मैं आपको निवेदन इसीलिए कर रहा हूं कि ये बात एग्जैक्टली तो वही बता सकते हैं, पर जो कुल मिला के लब्बो लुआब है वो नजर आता है कि जो 2 बातें चली हैं, शहीद की विधवाओं के अपमान की बात विधानसभा में हुई, दूसरी बात रंधावा जी ने मंच से, कांग्रेस के मंच सर, लेकिन अगर आप ये विरोध कर रहे हैं, आप ये विरोध कर रहे हैं कि मोदी को खत्म कर दो, देश खत्म हो जाएगा, ये रंधावा जी कह रहे हैं, इसका विरोध आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप भी आतंकवादी की बात कर रहे हैं, ये कैसे सही हो गया? निश्चित तौर पे बात यह है कि जो टेरर पैदा करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जो देश के उद्योगपतियों को बदनाम कर देना चाहते हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। ये इस तरह की बात बना रहे हैं, अडानी अंबानी ये कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये देश के उद्योगपतियों का सम्मान नहीं करते और चाइना से जाके चंदा लाते हैं। क्या टेरर पैदा किया है सर? क्या टेरर पैदा किया, जरा बताएंगे राजस्थान में? जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं मोदी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको जेट सुरक्षा मिली हुई है, जिनको सबसे ज्यादा सर्वोच्च सुरक्षा मिली है, पाकिस्तान समेत कई देशों से उनको खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहना विदाउट कोई रीजनिंग, ये निश्चित तौर पर टेरर फैलाने की बात है। ये रंधावा जी आए थे तो फिर सर ये क्या बात है कि मोदी को अगर टेढ़ी नजर से देखा तो आंख निकाल देंगे?
क्या ये टेरर की बात नहीं है सर? जी, अगर फिर ये कहा जाता है कि मोदी को टेढ़ी नजर से देखा तो आंख निकाल देंगे, सरेआम चौराहे पर लटका देंगे, क्या ये टेरर की बात नहीं है? देखा, मैंने आपको कहा कि ये उनकी भावनाओं का उन्होंने अभिव्यक्ति करी है, ये विषय वो ही बता सकते हैं। लेकिन मैं जिस बात से आहत हूँ वो ये कि शहीद विधवाओं के बारे में अनर्गल बयानबाजी विधानसभा में होती है और वो पुलवामा के बारे में कहते हैं कि अटैक भी हुआ या था या नहीं था, कि चुनाव के लिए अटैक कराया गया था। तो ये जो गंभीर मसला है, देश लोगों की बात आती है, देश की सेना के बारे में संदेह पैदा कर रहे हैं, इधर उद्योगपतियों के बारे में कर रहे हैं कि अडवाणी और देश को, ये जो अडानी है, अंबानी है, ये देश को लूट रहे हैं, अपने मित्रों को लाभ दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले इन पर चंदा मिला करता था, अब इनको चंदा मिलना बंद हो गया तो ये उनके विरोधी हो गए। अब इनको चंदा चाइना से मिलता है। तो मेरा सबसे बड़ी बात है, कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। और तीनों नेता कांग्रेस पार्टी के, उसमें राहुल जी हो सकते हैं, अशोक गहलोत जी हैं और रंधावा जी हैं। ठीक है गजेंद्र जी, एक इनकी बात का, मनीष जी की बात का भी जवाब दीजिए। और ये बात भी सही है, कोई जब जिम्मेदारी होती है तब तोल मोल के बोलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल तोल मोल के बोलना जरूरी होता है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, पर आपके सामने है किस तरह से चौराहे पर लटकाने की बात की जाती है, किस तरह से आंख निकालने की बात की जाती है। 2014 के बाद से देश के अंदर, जब से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी है, उसके बाद में इस तरह का माहौल, विपक्ष के नेताओं के ऊपर प्रहार, उनको धमकाने की बात, ईडी के छापे डालने की बात, इनकम टैक्स के छापे डालने की बात, सरेआम लगातार अभी आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, विपक्ष के नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के अंदर गठबंधन था तब सब अच्छा चल रहा था। मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा तो ये है कि आप इस तरह के बोल क्यों बोलते हैं। अगर मनीष पारेख जी से भी ये सवाल होता है तो ये सवाल आपसे भी है, और ये सवाल तब भी उठता है जब मल्लिकार्जुन खड़गे तो है, जब वो रावण से तुलना करते हैं। और जब रावण से तुलना करते हैं तो क्या हुआ था गुजरात चुनाव में, ये भी आपको पता होगा। मधुसूदन मिस्त्री जब ये कहते हैं मोदी को औकात दिखा देंगे, तब उसके बाद क्या हुआ था और ये किस तरह की भाषा है, ये भी आप देख रहे होंगे। बिल्कुल, भाषा के अंदर मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन जब मर्यादा सामने वाला कोई मर्यादा रखने की स्थिति के अंदर नहीं है, इस तरह के लगातार घटनाएं इस देश के अंदर हो रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि डेमोक्रेसी को खतरा है। चुने हुए नेताओं को बार बार जेलों की धमकियां दी जाती है, छापे डाले जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इंटेंशनली की जाती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, सारे मुकदमे समाप्त हो जाते हैं, वो दूध से धुल जाता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, आपसे बात करूं चाहे मनीष जी से बात करूं, दोनों अलग अलग मुद्दों पर चले जाते हैं, डाइवर्ट आप कर रहे हैं। AK सिंह जी, चाहे तोल मोल के बोल की बात हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, इस तरह के बयान दिए जाते हैं और उस समय में जब चुनावी साल होता है तो क्या ये भी एक तरह का एजेंडा माने? मेघा जी, आपको और जो कांग्रेस से और बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं उनको और आपके श्रोताओं को नमस्कार। देखिए मेघा जी, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। किसी भी प्रजातंत्र में उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगर हत्या की बात हो रही है तो इसे अत्यंत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, विशेषकर तब की जबकि इसका एक इतिहास है। अगर आपको याद होगा तो कारेगांव में 2019 जनवरी में जो इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद जिन लोगों को पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था, और जो चीजें निकली उसमें से, उसमें भी मोदी जी को मारने की बात की गई थी, उनकी हत्या की बात की गई थी। उसके बाद अगर आप देखें, करीब आज से साल भर पहले जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे और मोदी जी गए थे, तो एक ब्रिज के ऊपर क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी, जहां की मोदी जी को करीब आधे घंटे खड़ा रहना पड़ा था, और उस समय भी लोगों ने मोदी को मारने की बात की थी। उसी पंजाब के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी वक्तव्य दिया है कि जब इंदिरा गांधी को हमने सल्टा दिया तो मोदी क्या चीज है। तीसरी बात अगर आप देखें तो जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे फार्म एक्ट के बाद, उस समय भी एक नारा जो लग रहा था बार बार, मोदी मर जा तू करके स्लोगन चल रहे थे। और एक दूसरा स्लोगन उसके बाद भी कई बार सुना गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो देखिए, इसको अपने को काफी गंभीरता से इस मुद्दे को लेना है, और मैं इसका कारण बताऊंगा कि कांग्रेस के नेता या अन्य जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण जो हैं,
वो पिछले 4-5 साल से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा अपने को इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो जो राजनीतिक हत्याओं की जो संस्कृति है वो यूरोप में स्टार्ट हुई थी सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, और इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। एक तो वहां पे संस्था है जिसे रॉथस्फिल्ड फैमिली की संस्था बोलते हैं, रॉथस्फिल्ड फैमिली। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्क्सिज्म का डेवलपमेंट होता है सेकेंड फेज ऑफ या सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। उसके बाद से पॉलिटिकल असैसिनेशंस की शुरुआत होती है। मैं इन दोनों रॉथस्फिल्ड फैमिली और कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर 7-8 दिन पहले राहुल गांधी जी का अगर आपने यूके में, इंग्लैंड में देखा होगा, वो जहां बैठे थे, आप ध्यान से देखिएगा, जो जगह थी उसका नाम था कैथम हाउस। ये कैथम हाउस उन्हीं का है, रॉथस्फिल्ड फैमिली वालों का, राइट। और इस रॉथस्फिल्ड फैमिली में किसकी शादी हुई है अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, अमर्त्य सेन जी, जो हमारे भारत के जिनको कि नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड। और जो सोरोस साहब बोल रहे हैं कि मोदी को हटाना है चूंकि वो डेमोक्रेटिक आदमी नहीं है, तो ये पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय साजिश के कारण हो रहा है। विशेषकर 1969 के बाद जब कांग्रेस कमजोर होना शुरू हुई पहली बार केंद्र में, तो उन्होंने अपनी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्चुअल प्रोवेस है, उसको उन्होंने कम्युनिस्ट को जो है गिरवी रख दिया। अब आज देखें, एक बड़ा नेता इनका कौन है जिसको राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साथ में लेके घूम रहे थे, कन्हैया कुमार, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जेएनयू के रहे हुए हैं और जिन्होंने वो नारा दिया था कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह में। तो मेरे हिसाब से एक बहुत सीरियस मामला। ऐसा कोई नारा नहीं दिया, अनऑथेंटिक बात कर रहे हैं आप। ऐसा कोई नारा कन्हैया कुमार ने मैंने इंटरव्यू नहीं किया आपके समय। मैं जेएनयू का पढ़ने वाला हूं, मैं जेएनयू का पढ़ा हुआ हूं, मैंने वीडियो देखा है। पढ़े हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं जेएनयू बीच में इंटरफेयर नहीं करें। इसको आप कहो, मुझे बोलने दीजिए, बीच में इंटरफेयर मत कीजिए, मैंने नहीं किया था। आप गलत इंटरप्रेट मत करो कि उन्होंने ये नारा दिया। आप बीच में मत कर सकते हो यहाँ पर। आप एक जिम्मेदार चैनल पर बोल रहे हो और आप नहीं, जिम्मेदार चैनल पर बोल रहे हो और आप एक आदमी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो। संस्कृति सीखिए। नहीं, संस्कृति सीखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चैनल मिल गया तो आप मर्जी वो बात बीच में मत बोलिए, संस्कृति सीखिए, मेरे बात बोलिएगा। ठीक है AK सिंह जी, आप अपनी जल्दी से बात रखें। जी गजेंद्र जी सुन लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ, कि इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए और भारत सरकार को, राज्य सरकार, विशेष करके राज्य सरकार को, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, उसको इनके खिलाफ, रंधवा के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, इनिशिएट करनी चाहिए। ठीक है सर, मैं अपने सवाल पर दोबारा आऊंगी, लेकिन उससे पहले गजेंद्र जी आप बोल रहे थे, जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी जो बात कही कन्हैया कुमार के लिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सुनवाई के बाद जो निर्णय दिया उसके अंदर भी उनके ऊपर इस तरह का कोई एलिगेशन साबित नहीं हुआ। केवल इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से झूठा प्रचार करके और दुष्प्रचार के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की, और ओवरऑल लास्ट में जाकर के जब निर्णय हुआ, उस निर्णय के अंदर उनको उस सारे आरोपों से बाइज्जत बरी किया गया। तो इस तरह के आरोप लगा करके और गलत तरीके का इंटरप्रिटेशन करने से निश्चित रूप से एक जिम्मेदार चैनल के ऊपर अगर ये बात कही जाए तो उनको रोकना जरूरी होता है। ठीक है, इस बात को, ये बात आपकी रख दी आपने गजेंद्र जी, लेकिन अब सवाल वही आता है कि क्यों इस तरह के बोल बोले जाते हैं, जो कि AK सिंह ने कहा भी। AK सिंह जी कह रहे थे कि जैसे मोदी की मरने की बात कही, फिर दोबारा कब्र की बात होती है, रावण से तुलना की जाती है, औकात दिखाने की बात की जाती है, हिटलर कहा जाता है। ये सब क्यों चला आ रहा है, क्यों इस तरह के बोल बोले जाते हैं? AK सिंह जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो इस तरह की बयानबाजी को राजनीति के अंदर जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने केवल एक पक्ष की बात की, उन्होंने दूसरे पक्ष की बात नहीं की कि आंख फोड़ने की बात करे, चौराहे पर लटकाने की बात करे, उसको भी कंडेम करना जरूरी है, न कि केवल हम एक ही पक्ष की बात को कंडेम करें कि उन्होंने ये बात कह दी। आज एक जिम्मेदार व्यक्ति को आतंकवादी की संज्ञा दे दी गई, और वो भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर चुने हुए विधायक के द्वारा। तो ये निश्चित रूप से इसको भी कंडेम करने की जरूरत है कि राजनीति के अंदर
इस तरह की भाषा चाहे कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति बोले उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। पूछ लेंगे गजेंद्र जी, आप जवाब दीजिए, क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं और उस बयान का आपको पता भी है बीजेपी किस तरह से उपयोग करेगी, उसके बावजूद भी ये बयान लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कल उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था, स्टेज पर मैं था, और ये जो बात कही गई थी उस बात का जो उनका कहने का तरीका था, आप उस पूरे उनके स्पीच को आप चला करके देख सकते हो। उनके कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हराना है, जिससे कि उनसे जुड़े हुए अडानी और अंबानी जिनको प्रमोट कर रहे हैं वो अपने आप इसके अंदर भावना कोई भी हो सकती है, लेकिन विपक्ष तो उन शब्दों को ही पकड़ेगा। जब आप ये कहते हैं, जब इन शब्दों को पकड़ा जाता है कि सतीश पूनिया कह रहे थे कि वो काली दुल्हन को देखे क्यों इस तरह का बयान दिया जाता है, जब गिरिराज सिंह कहते हैं कि गोरी चमड़ी जो है सोनिया गांधी का इसलिए नेतृत्व है, ऐसे जब बयान दिए थे तो आपने पकड़े थे ना, उन बयानों के लिए आपने हंगामा मचाया था ना। फिर जब ये इस तरह के बयान आ रहे हैं तो इस पर जवाब तो दीजिए। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी के 70 साल के अंदर इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं हुई, लेकिन पिछले 8-9 साल से देश के अंदर इस तरह की सरकार है कि वो जानबूझ करके ऐसे बयान दे करके उनका उद्देश्य ये है आम आदमी को उनकी जरूरतों से, उनके मूलभूत आवश्यकताओं से भटकाया जाए। आज युवा रोजगार की बात नहीं करे, आम आदमी महंगाई की बात नहीं करे, आज किसान अपने उपज का दुगना मूल्य मिले उसकी बात नहीं करे, और इस तरह के शोषेबाजी के बयान दे करके लोगों को भटकाने की कोशिश करे, उनका ब्रेन वॉश करे। ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं लगातार विपक्ष के द्वारा भी और सत्ता पक्ष के द्वारा भी की जाती है। लेकिन उनका उद्देश्य आम लोगों को ध्यान से भटकाना, मूल आवश्यकताओं से, मूल जरूरतों से उनका ध्यान भटकाने का उनका उद्देश्य है। जब इस तरह के, हालांकि गजेंद्र जी का भी जवाब दीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि जो मूल मुद्दे हैं उन पर तो नहीं जा रही है, लेकिन उन मूल मुद्दों से हटकर बीजेपी राजनीति कर रही है। अब इसी से मैं घुमा के थोड़ा सवाल कर लेती हूँ राजस्थान से जुड़ा। राजस्थान में अगर योजनाएं आती हैं या फिर जो कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है, अच्छा कर रही है, तब ऐसे में इन चीजों को ढूंढा जाता है कि कहीं से कोई शब्द पकड़ लिया जाए या कहीं से कोई भावना पकड़ ली जाए और उसको लेकर हंगामा कर दिया जाए। ये बात ठीक नहीं है। जो ये कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल पर टैक्स प्राप्त कर रही है राजस्थान की सरकार, उसी टैक्स से इनकी सरकार चल रही है। और दूसरी बात जो है वो पैसे बात महंगाई की करते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा पैसा तो राजस्थान की सरकार 40 रुपए इसको प्राप्त कर रही है टैक्स पे। कुल मिला के 31 रुपीज है और 9 रुपए सरचार्ज के है। तो सेस के नाम पर है, गौशाला टैक्स के नाम पर है। सर ये सवाल ही नहीं था मेरा, सर सवाल ही नहीं था ये। सुनिए, तो महंगाई की जिम्मेवारी की मूल मुद्दा जो है वो महंगाई है। उसमें एक पेट्रोल डीजल की अगर ये 25 रुपए कम कर दे तो महंगाई कम हो सकती है, ये नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो रोजगार की बात इन्होंने करी है, 1,38,000 भर्तियां तुरंत कर देंगे, और अभी तक राज्यपाल के अभिभाषण में 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियों की घोषणा कर चुके हैं। नियुक्ति कुल 39,000 हुई है। तो आप समझ सकते हैं 10% की भर्तियां इन्होंने नहीं करी है, रोजगार नहीं दिया। और अब नई बात, इन्होंने नई बात कही है कि कौशल विकास के जरिए हम रोजगार देंगे। चलिए मनीष जी ठीक है, ये तो आप मोदी जी ने कहा था कि शिशु लोन, तरुण लोन और युवा लोन देकर हम रोजगार क्रिएट करेंगे। ये कमियां वो आपको बताते रहेंगे, आप उनकी केंद्र की कमियां बताएंगे, वो आपकी राज्य की बताएंगे, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। एक शॉर्ट में AK सिंह जी आपसे जवाब चाहेंगे, क्या ये चुनावी साल है और इसीलिए इस तरह के बयान नजर आ रहे हैं? शॉर्ट में जल्दी से सर बताइएगा। जी नहीं, ये चुनावी वर्ष है इसलिए आ रहा है, मैं नहीं मानने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया है, गिना भी दिया है कि पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूअस जो है इस तरह के वक्तव्य जो हैं आ रहे हैं। तो ये चुनावी साल होने के कारण नहीं है, ये इनकी पूरी मेंटालिटी में घुस गया है कि अगर मोदी को हम डेमोक्रेटिक वे में नहीं हरा सकेंगे तो इसे किसी न किसी तरह से और हराएंगे, और वो नहीं कर सकेंगे तो मतलब कि ये भी कोशिश कर सकते हैं कि मोदी की किसी तरह से हत्या कर दी जाए। और जहां तक मैंने पहले कहा था और कांग्रेस के वक्ता ने कहा था कन्हैया कुमार के बारे में, when he is coming to a TV channel to appear for a panel discussion, he should get his fact checked। अभी कोई कन्हैया कुमार के खिलाफ जो है केस बंद नहीं हुआ है। अभी तो 1.5 साल पहले जो है
दिल्ली की सरकार ने उन चालान पेश करने की जो है उनको अनुमति दी ठीक है सर, तो लेकिन अभी तो केस चल रहा है। क्योंकि जब इस तरह के बयानबाजी एक के बाद एक यहाँ राजस्थान में बयान आते हैं तो सवाल भी बहुत सारे उठते हैं, लेकिन एक ही सवाल उठता है कि क्यों ऐसी बोली बोली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस डिबेट का भाग बनने के लिए, चर्चा का भाग बनने के लिए। बोली एक अनमोल है और जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर खोल। बहस आज इसी मुद्दे पर थी कि आखिर क्यों राजनेता अपनी बोली पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। उम्मीद है ये चुनावी साल हो या चुनाव के बाद का समय हो, राजनेता कंट्रोल में बोले, बोली पर आपा रखें। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।